हम राजनीति न करके अगर आज समाधान पर चर्चा करें, एक दूसरे के दुख दर्द को समझें तो बेहतर होगा। संबित जी, शुरुआत आपसे। क्या आप ये मानते हैं संबित जी कि हमारे देश में ऑक्सीजन संकट है? क्या आप ये मानते हैं संबित जी कि हमारे देश में कई राज्यों में और उन राज्यों के कई शहरों में ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत हो रही है? संबित जी, क्या आप ये मानते हैं कि अभी ऑक्सीजन की जितनी मांग है उतनी सप्लाई कर पाना हमारे लिए संभव नहीं है? क्या आप ये मानते हैं संबित जी, आज बिना राजनीतिक दल के नेता प्रवक्ता से दूर होकर एक भारतवासी के तौर पर, कि हां, हम कहीं ना कहीं स्थिति को भांपने में फेल रहे हैं और हमने तैयारी नहीं की, जिस तैयारी ना होने की वजह से आज हमें ऑक्सीजन की कमी, मौतों का आंकड़ा इतना बढ़ता हुआ देखना पड़ रहा है? संबित जी, इसमें कोई दो मत नहीं है कि बहुत भारी मात्रा में हमारे मरीज पहुंच रहे हैं, कई लोगों को बेड नहीं मिल रहा है, कई लोगों को ऑक्सीजन की कमी हो रही है। इन सब विषयों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने क्या किया है जिससे लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आए और जो लोग आपके चैनल को सुन रहे हो कम से कम उनको राहत की सांस मिले, मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ रख रहा हूँ। सबसे पहले अप्रैल 12 तारीख से पहले जो हिंदुस्तान में ऑक्सीजन की डिमांड थी, मेडिकल ऑक्सीजन की, वो 1000 से 2000 मेट्रिक टन की थी। अचानक 12 अप्रैल को वो डिमांड बढ़ के 4795 हुआ। उसके बाद आपको याद है, आज से 3 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर खास करके एक बैठक की थी जिसमें ये निर्णय लिया गया कि देश के प्रतिदिन के ऑक्सीजन के मैन्युफैक्चर को 7137 मेट्रिक टन बढ़ाया जाएगा और उसके लिए निम्नलिखित कदम लिए जाएंगे। 50,000 टन मेट्रिक टन ऑक्सीजन विदेशों से यहाँ इंपोर्ट किया जाएगा, नंबर 1। सभी एक्सपोर्ट बंद किए जाएंगे। केवल 9 ऐसे इंडस्ट्री हैं जो एसेंशियल है जिनको ऑक्सीजन सप्लाई अलाउड होगा। बाकी उद्योग के लिए जो भी ऑक्सीजन लगता था इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, वो सारे मेडिकल पर्पस के लिए डाइवर्ट कर दिए गए हैं। सबसे बड़ी बात है 162 PSA यूनिट अर्थात प्रेशर स्विंग एड्जॉर्प्शन यूनिट, ये पूरे हिंदुस्तान में लगाए जा रहे हैं ताकि हम ग्रामीण इलाकों में भी ऑक्सीजन वहां के अस्पतालों तक पहुंचाया जा सके। पीयूष गोयल जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह जानकारी दी थी कि भारतीय रेलवे भी इस पूरे मसले में सक्रिय हो चुकी है। ग्रीन कॉरिडोर बना करके जिस प्रकार से ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन ऑक्सीजन टैंकरों के साथ त्वरित, क्योंकि ग्रीन कॉरिडोर है, वो त्वरित जाके उन राज्यों में पहुंच रही है जिन राज्यों में ऑक्सीजन की कमी है। तो ये सारे प्रकल्प किए जा रहे हैं और ये जो कहा जा रहा है कि बीजेपी शासित राज्यों को दिया जा रहा है, दूसरे राज्यों को नहीं दिया जा रहा है। अभी आपके रिपोर्ट में आपने दिखाया कि जो ग्रीन कॉरिडोर और ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन आपके रिपोर्टर दिखा रहे थे वो वाइजाग मतलब विशाखापट्टनम, बोकारो और राउरकेला, इन तीनों जगह जा रहे थे। तीनों ही स्थान भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में नहीं है। एक आंध्र प्रदेश में है, एक झारखंड में है और तीसरा राउरकेला मेरे गृह राज्य उड़ीसा में है। तीनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, ये तू मैं की राजनीति समाप्त हो, हम लोगों को कॉन्फिडेंस देने वाली बात और सच्ची बातें करें। संबित जी, अगर एक भी व्यक्ति ऑक्सीजन की कमी से आज मर रहा है तो क्या आपको तकलीफ नहीं हो रही है संबित जी? और क्या आज आप ये दिल पर हाथ रखकर नहीं कहेंगे कि उसके लिए जिम्मेदार कौन है संबित जी? देखिए सईद भाई, आपने ठीक कहा, एक भी व्यक्ति अगर ऑक्सीजन की कमी के कारण क्या, अगर एक भी व्यक्ति आईसीयू में वेंटिलेटर में ऑक्सीजन होते हुए, मेडिसिन होते हुए भी अगर उसकी मृत्यु होती है, चाहे वो कोरोना से हो या किसी भी कारण से हो, वो तो दुखद ही होता है। कभी भी उसको तो जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। मगर आपने भी सही कहा, क्या अब हिंदुस्तान ने कहीं ना कहीं ये सेकेंड वेव ये आएगा इसको पढ़ने में देरी की? देखिए, राज्य सरकार भी रिपोर्टें देती हैं और केंद्र सरकार भी रिपोर्टें मंगवाती है। यहाँ तमाम राज्य सरकारों के प्रवक्ता भी हैं और यहाँ पर तमाम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के प्रवक्ता भी हैं। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते कहूँगा, हाँ, कई भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों ने भी ये रिपोर्ट नहीं भेजी थी कि हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता रहेगी या स्थिति कुछ दिनों में खराब होने वाली है। ठीक उसी प्रकार ना ही ममता जी ने ये रिपोर्ट भेजी थी, ना ही आम आदमी पार्टी की दिल्ली ने ये रिपोर्ट भेजी थी, ना किसी राज्य ने भेजी थी। मुझे लगता है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबको ओन अप करना पड़ेगा। अजय जी, आपको लगता है कि कोई समाधान अभी है कि त्वरित फौरन ऐसा क्या किया जाए कि कम से कम जिन लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है, जिन लोगों को रेमडेसिविर की ज़रूरत पड़ रही है, जिन लोगों को वैक्सीन की ज़रूरत पड़ रही है, कम से कम उन्हें तुरंत देकर उन्हें बचा लिया जाए?
मौत ना होने दी जाए, कोई ऐसा उपाय है? रिजू दत्ता जी, 10 साल से टीएमसी का शासन बंगाल में है, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, और आप हमेशा ये कहते रहे हैं कि हमने खूब काम किया है, खूब काम किया है, खूब काम किया है। क्या कोरोना से लड़ने के लिए आपने काम किया? देखिए, मैं आपको एक सही चीज बताना चाहता हूँ कि आपने पहले ही कहा कि ये राजनीतिक बात नहीं करेंगे, हम एक हिंदुस्तानी के तौर पे बात करेंगे, तो मैं राजनीतिक दलों का नाम नहीं लूंगा, बट मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाना चाहता हूँ। 2010 में जब तृणमूल सरकार आने से पहले सीपीएम सरकार जब जा रही थी, तब हमारे हेल्थ का बजट था 3,442 करोड़, जो आज की डेट में बजट है 11,280 करोड़। लास्ट 10 सालों में सरकारी अस्पताल में जो बेड हैं वो 58,647 से बढ़ के 85,627 हुआ है। तो करीब 30,000 बेड बढ़ाए गए हैं और डॉक्टर्स बढ़े हैं 4,800 से 15,000। हमारे यहाँ पर फिलहाल भगवान के आशीर्वाद से ऑक्सीजन की अभी तक कमी नहीं हुई है, पर वैक्सीन की कमी है। आपको मैं बता दूं, मैं पॉलिटिकल बात नहीं करूंगा, पर इलेक्शन शुरू होने से पहले भी हमारी मुख्यमंत्री ने एक चिट्ठी लिखा था कि बंगाल में इलेक्शन होने वाला है, यहाँ हर कोई पॉलिटिकल पार्टी जनसभा करेगा, रैली करेगा, हम पैसे देंगे कि प्रदेश की तरफ से, केंद्र हमें वैक्सीन कहाँ से लेना है बता दे। उस पर भी रद्द लगा दिया गया, तो इसलिए वैक्सीन नहीं आया। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ सही चीज, हमने इस देश में क्या किया? हमने थाली बजाया, हमने गाना गाया, मैं पॉलिटिक्स का बात नहीं करूंगा, पर 120 करोड़ जनता जिनके लिए वोट करके पूरा देश का कमान जिनके हाथ पे दिया है, उनके बात पे तो देश चर्चा करेगी।